जय हिंद साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 150 प्रश्नों का एक ऐसा महाअभ्यास हम आपके पेपर के लिए उपयोगी लेकर के आए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार पूरे सब्जेक्ट के जो 5 सब्जेक्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं उनके हम महाअभ्यास निरंतर लेकर के आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि सबसे ज़रूरी आपके लिए हो जाता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझ लें कि बहुत कुछ आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे महाअभ्यास निरंतर हमें लगभग 15 से 20 हम ऐसे महाअभ्यास के वीडियो लेकर के आए हैं। कुछ पहले भी अपलोड हो चुके हैं, वो छूट गए हो तो देख लीजिएगा, लेकिन आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब क्लिक कर लें जिससे कि आगे जो भी वीडियो आए वह आप तक पहुँचते जाएँ और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी तो हम कराते ही हैं। आज आपके पांचों सब्जेक्ट के 30-30 प्रश्न क्रम से बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत, जो आपके 5 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं वैसे लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर करिए। चलो शुरू करते हैं। जो इसमें जो पहला प्रश्न दिया है ये चूंकि मैं पिछले वीडियो में इस पर चर्चा कर चुका हूं, मैंने PDF पूरी बना रखी है आपके लिए अलग अलग, तो आगे आज वहां से चर्चा करते हैं। चलिए तो अब यहाँ से 30 प्रश्न लेते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, ठीक है, पहले बाल विकास के 30 प्रश्नों पर चर्चा आएंगे, सारे क्रम से आपको मिलेंगे पांचों सब्जेक्ट के। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है? जो अपन परामर्श करते हैं तो बच्चों को समझाना है, ठीक है, बच्चों से परामर्श करते बच्चों को समझाना है, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, ये भी ठीक है, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये भी ठीक है। तो प्रयोग सभी इसका उत्तर ठीक हो जाए। कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाना हमारे बताने से पहले। देखें, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से? तो आप जल्दी देख लें, 3 में से ही सत्य है, चौथा आपको बताने की जरूरत है। 3 में से बता दें, A, B, C या D, तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा A, अपने बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। आपको तो यूट्यूब पर देखना है टॉप 50 स्टडी, सर्च कीजिए और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में यदि नैतिकता की स्थापना करनी है तो सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो बच्चे सीखते किससे हैं? शिक्षक से। तो क्या हो जाएगा इसका कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक यदि अच्छा व्यवहार करेगा तो बच्चों में नैतिकता की भी स्थापना होगी। कमेंट में आपको अच्छी स्पीड से बताना है, क्योंकि हमें समय बचाना है। 150 प्रश्नों पर चर्चा करनी है हमें एक ही वीडियो में, वो भी 5 सब्जेक्ट की, इसलिए आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, कमेंट में उत्तर देते जाएं हमारे बताने से पहले। लाइक जरूर कर देना। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य में संबंध होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। कैसा संबंध होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी में? तो स्नेह का, बिल्कुल स्नेह का तो होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज का बढ़ावा देता है? एक आप अच्छे अध्यापक हैं तो आप इन 4 में से किस चीज की सबसे ज्यादा बढ़ावा देंगे विद्यार्थियों के बीच में? प्रतियोगिता की भावना तो गलत हो जाएगी, प्रतिद्वंद्विता की भी गलत, तटस्थता भी नहीं रखनी है, सहयोग की भावना, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो कई लोग सोच रहे होंगे सर हमें देखना हो तो क्या करें? आप प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके देख लें, या वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दूंगा तो क्लिक करके उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 150 प्रश्न नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख लें। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? जल्दी से बता दें। जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक उसकी विशेषता, तो वह पहले ही इसका उत्तर हो जाएगा, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, क्योंकि मानसिक रूप से वह स्वस्थ है, इसलिए संवेगात्मक रूप से कैसा है? संतुलित है। चलिए इसका हो गया। आगे जल्दी जल्दी बताएं, किस मित्र ने कितनी पढ़ाई की है आज पता चलेगा। देखो, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, आप पेपर में देख लीजिएगा, बिल्कुल जैसे हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ला रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे ज्यादा जो शिक्षा का उद्देश्य है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। याद रखना, नौकरी लेना नहीं है केवल, क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। आगे एक और IMP प्रश्न, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है, वह कैसे बुद्धि का बालक है? तो 90 से 100 के मध्य, 90 के से ऊपर वो सामान्य बुद्धि का बालक यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि, सरल क्वेश्चन है।
आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में? तो आपको बता दें कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक में व्यापक का मतलब क्या है कि शैक्षिक क्षेत्र का तो करना ही, उसके सह शैक्षिक जो क्रिया है उनका भी मूल्यांकन होना है, सभी प्रकार से मूल्यांकन करना है, वो है सतत एवं व्यापक। सतत का अर्थ होता है इसमें निरंतर, और व्यापक मतलब शैक्षिक सह शैक्षिक सभी क्रियाओं का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया। ठीक है, पूरा हम आराम से समझा के बता रहे कि इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न आ जाए आप गलत करके नहीं आएंगे, और जिसने हमारे अभ्यास देख लिए उनके तो गलत उन्हें करने ही नहीं। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मान लो कोई दीक्षा नाम की बच्ची है, उसने एक प्रश्न पूछा, अब वो शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता उसका उत्तर, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी? जल्दी से दीजिए। तो शिक्षक क्या करें? आप स्वयं शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? तो शिक्षक क्या करेगा कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी गलत सलत बता दिए। याद रखिएगा, जब भी पढ़ा रहे हैं अपन पे नहीं आता तो साफ बोल दो इसका मैं देख के बताऊंगा उत्तर, गलत नहीं बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं, लेकिन आपको कमेंट में जरूर सही बताते जाना है। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए बच्चे की जिज्ञासा? जल्दी कमेंट में उत्तर दे दें। ठीक है, तो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई, जब प्रश्न की गया तभी बोलना है, नहीं तो आज प्रश्न पूछ रहा 4 दिन बाद बता रहे, तो ऐसे में उसकी जिज्ञासा ही शांत हो जाएगी। ठीक है, पर जिज्ञासा नहीं करेगा आगे से, ऐसी टोटली शांत नहीं कराना है, उसकी तुरंत शांत करनी है। जो प्रश्न पूछा उसको उसका उत्तर बता करके बनता है, तो वैसे बनेगा ही शिक्षक हैं। तो आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, बताइए साहब क्या करेंगे? माता पिता अनपढ़ हैं तो कैसे सिखाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले क्या हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? उसकी मातृभाषा की। तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओ एक उत्तर दिख गया, चलिए फिर भी देख लेंगे कौन बता पाता है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? ये तो वेरी वेरी IMP है साहब। तो आपको बता दें कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, निःशुल्क दी जाती है। अब गांव में जाना सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षक को भाई अध्यापक विषय का, जो आपको पढ़ाना उस विषय का होना चाहिए, और बाल मनोविज्ञान, दोनों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान से भी कुछ नहीं है। बच्चों को कैसे हैंडल करना, बच्चों से कैसे व्यवहार करना, ये भी ज्ञान होना चाहिए। अगला देखें, बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में सत्य कथन है। याद रखिएगा, श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों कौन सही बताता है, मैं देखता हूं। तो आपको बता दें कि इसमें अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ सिद्धांत, ये जो सिद्धांत हैं इसके हमने अलग अलग पढ़ाए हैं। अभी समय कम है, बहुत सारे प्रश्न लेना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट बाल विकास वाली देख लेना। गार्डनर के साथ बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित की हैं, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपको बता दूं उसमें से नहीं, भावनात्मक बुद्धि। बाकी स्थान बुद्धि, अंतर्व्यक्त और भावनात्मक। ठीक है, भावनात्मक ने यहाँ पर 2 बार दे दिया तो वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। घटनाओं वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। एक बच्चा क्या है जो घटना वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के संबंध में क्या है? तो घटना वस्तु क्या होती है? मूर्त सामने दिखती हैं, तो मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक है, आगे। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं आती? जल्दी से बता दें, तो आपको बता दें वह हो जाएगा प्रतिरोध। वैयक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए?
तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझाने का ये भी करना चाहिए। तो प्रयुक्त दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? रचनात्मक निर्धारक जानने हैं विद्यालय के क्षेत्र में, वो भी तो कौन सा उपागम नहीं है? तो आपको बता दें, बहु वैकल्पिक प्रश्न। इसकी कोई मतलब रचनात्मक उसके लिए नहीं है जरूर। हाँ, वार्तालाप कौशल, परियोजना, इनके लिए तो है। ठीक है, आगे, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? बहुत अच्छे बुद्धिशाली हैं, जल्दी कैच कर लेते, कैसे पढ़ाएंगे? तो उनको पढ़ाएंगे समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। याद रखिएगा इसको, जिसको हम बोल रहे हैं याद रखिएगा, मतलब वो अच्छे से याद रखना है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ऐसे ही अभी आगे सब सब्जेक्ट के इसी वीडियो में होंगे, तो पूरा देखिएगा वीडियो। नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य जल्दी से बता दें, तो नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना। ठीक है, ये होता है। आगे, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। प्राथमिक, निचली एक बार प्राथमिक कक्षाओं में जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न वो ही हैं। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है मूल रूप से? तो आपको बता दें कि विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है। अगला देखते हैं, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। कैसी होती है? तो उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर होती है, सीधा सीधा है। अब देखो, महत्वपूर्ण आ गया, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? कई हम देखते हैं, कई साथी पढ़ाते हैं, वो माध्यमिक बालों की बाल विकास प्राथमिक बालों को पढ़ाते। अरे उसमें से पढ़ेगा 10, पूछागा 1, और यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो प्राथमिक की प्राथमिक में पढ़ो, माध्यमिक की माध्यमिक में पढ़ो, सिलेबस थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, स्तर अलग अलग है, बाल विकास एक ही है, समझना पूरा है, लेकिन जिस एग्जाम की दे रहा है अभी उतना आप पढ़ लो, क्योंकि समय आजकल व्यक्ति उतना ही नहीं दे पा रहा, 5-5 सब्जेक्ट हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जल्दी से बता दीजिए, A, B, C या D। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, और आप देखिएगा मेरे चैनल पर जितने वीडियो मिलेंगे, तो जैसा आपका सिलेबस है वैसे, और जैसा आपका लेवल है वैसे स्पष्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरी स्पष्ट तैयारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार हमारे चैनल पर कराई जाती है, निःशुल्क। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य यदि विद्यार्थियों का अच्छा रखना है तो अध्यापक की भूमिका अच्छी होनी उसके प्रति, और विद्यालय वातावरण अच्छा होगा तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। D उत्तर सही हो जाएगा। अगला, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? कई लोग बोले भाई यहाँ तो पढ़ने के लिए जाते हैं, खेलना क्यों उचित है, खेलने पर इतना क्यों जोर दिया जाता है? तो आपको बता दें कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। याद रखिएगा, आपसी सहयोग, एक दूसरे की मदद करना, शारीरिक संतुलन बनाए रखना, इसलिए ये होता है खेल। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, दूसरे के परिवारों को देखे प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखेगा, उसको कहा जाता है, कौन सी क्रिया कहा जाता है? कई बार पूछा गया, तो ये कहलाता है सामाजिक अधिगम। मतलब समाज के लोगों को देख करके जो अधिगम मतलब ज्ञान कर रहा है। ठीक है, प्रश्न बड़े अच्छे हैं, बस आपको पढ़ना है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को? तो शिक्षक को देख करके विद्यार्थी सीखते हैं, तो आदर्श रूप से बर्ताव कर, शिक्षक का बर्ताव अच्छा होगा तो विद्यार्थी वैसे सीखेंगे। अंतिम 40वां है, 40 मतलब अपने हिसाब से 30, क्योंकि अपन ने 11 नंबर से शुरू किया था। तो ये बाल विकास का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद पर्यावरण पर चर्चा होगी, फिर गणित पर, हिंदी, संस्कृत, सभी विषयों पर चर्चा आगे कर रहे हैं। तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान
ने जो कि अधिकांशता छिपी रहती है उस एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन कौन से वो 3 स्तर हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि यह जो कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो अधिकांशता कैसी होती, छिपी रहती, उसके 3 स्तर होते हैं। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मन की बात कर रहे हैं तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इस प्रकार से बाल विकास के 30 प्रश्न दोस्तों हमने चर्चा कर लिए। आपको पसंद आए होंगे, लाइक कर देना। अब आगे आपके सिलेबस के अनुसार पर्यावरण के 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण में देखें पहला प्रश्न, कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाइएगा। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? जल्दी से बता दें, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो आपको बता दें कि ओजोन परत जो है वह क्या हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उनको, विकिरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो परावैंगनी किरणों को वह क्या करती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर बतलाना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलें देखें अगला। 2 नवंबर 2007 को निम्नलिखित में से किस तूफान ने बांग्लादेश पर हमला किया? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होंगे और देखना इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए भाई पर्यावरण आप अच्छे से तैयार कर लें। 30 नंबर इसमें बिल्कुल पक्के चाहिए अपन को, कहीं से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। बता दें भैया, बांग्लादेश 2007 कौन सा तूफान? तो आपको बता दें कि नवंबर में यह तूफान आया था 2007 में, और सिडर नाम से था। उसका नाम क्या था? सिडर। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? जल्दी से बता दें, पोलियो किसके कारण होता है? ए, बी, सी या डी? स्पीड से बताना है, नहीं तो फिर हम बता देंगे। तो वह है विषाणु। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। स्वर्गीय राजा कवि वर्मा का संबंध है किससे है? स्वर्गीय जो राजा कवि वर्मा जी हैं तो उनका संबंध चित्रकारी से है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से मादा एनाफिलिज मच्छर किसकी वाहक है? मादा एनाफिलिज मच्छर किसकी वाहक है? तो आपको बता दें वह है मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया होता है, याद रखिएगा, इस मच्छर से बचना है। परिवहन पुलिस द्वारा शराबियों की जांच हेतु सांस परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या उपयोग करते हैं सांस परीक्षण की जांच में? तो आपको बता दें पोटेशियम हाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? कैंसर के निदान के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो आपको बता दें, कैंसर के निदान के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। क्या है? बायोप्सी, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। पहला भारतीय जिसे उपचम स्टेरॉइड का सेवन के कारण ओलंपिक खेलों से प्रतिबंध किया गया, कौन सा वह पहला भारतीय था? सुमितला सोनी अकुंज, ये दो तो नहीं थे। आगे बढ़, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, टी सनमाचा चानू, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पर एक प्रतिबंध लगा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी है? ठीक है, जल से उत्पन्न हुआ है। तो आपको बता दें वह है हैजा, ठीक है। ये संक्रामक रोग है जो दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से क्या होता है। आगे, डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है। तो आपको बता दें कि सरीसर्प विलुप्त हो गए, ठीक है। जो सरीसर्प थे डायनासोर, जो कैसे हो गए हैं, अब विलुप्त हो गए हैं, जो समझ लें लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें, कोयले का सबसे बड़ा भंडार है झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड में। क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? भारत ने हराया था, पहला वर्ल्ड कप जीता था, उस समय वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन थे? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें, वेस्ट इंडीज के कप्तान थे क्लाइव लायड। क्रिकेट प्रेमी जानते होंगे। आगे दोस्तों, आपको पर्यावरण की पूरी यदि अभी तैयारी नहीं हुई हो तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा।
पूरे सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले आगे बढ़ें। निम्न में से किस प्राणी को किसानों का मित्र कहा जाता है? वेरी 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 IMP, जल्दी से बता दें, ABC या D। तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है। च्युइंगम किससे बनता है? च्युइंगम खाते होंगे कई लोग, तो आपको बता दें कि च्युइंगम किससे बनता है। तो लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है? लेटेक्स से। आगे, किस एंजाइम की उपस्थिति ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर देती है? कौन सा एंजाइम है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एल्कोहल बना देता है? जल्दी से बता दें तो वह है जाइमेज। क्या है? जाइमेज। मक्खन क्या है? ABC या D? मक्खन, तो मक्खन दूध से विसरित वसा है। ठीक है, सबको पता है। निम्न में से कौन सा स्थानीय प्रजाति है? निम्न में से कौन स्थानीय प्रजाति है? तो आपको बता दें, हार्नबिल। क्या है? स्थानीय प्रजाति। किण्वन एक कार्बनिक यौगिक के अपघटक की प्रक्रिया है। जल्दी से बता दें, यह प्रक्रिया कैसी है? तो आपको बता दें, एंजाइम। निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? ये भी IMP है, कई बार पूछा गया। तो आपको बता दें, मूंगफली का तेल, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है मूंगफली का तेल ही खाते हैं, याद रखिएगा, बाकी इन चीज़ों में होता है। 2016 रियो ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर कौन था? जल्दी से बता दें, ABC या D? जिसका हो जाएगा C, विनीसियस। अगला है, हड्डियों में किस पादम पोषक के उपस्थित होने के कारण इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन। तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। याद रखिएगा, फास्फोरस हड्डियों का प्रचुर मतलब स्रोत माना जाता है, तो उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है? कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है, तो आपको बताएं, टप्पा। टप्पा कार्नेटिक संगीत का रूप नहीं है। आगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के द्वारा लाया जाता है? धन विधेयक लाना है राज्य विधानसभा में, तो किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? तो राज्य के राज्यपाल की। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? किस बात की गारंटी दे देता है अनुच्छेद 14? तो आपको बता दें कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, समता का जो अधिकार है वह देता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रबंधन करता है? जल्दी से बताइए, अभी हाल बताया था अनुच्छेद 14। एक आध प्रश्न आता ही है अनुच्छेद में से, इसलिए पढ़ लीजिएगा एक बार। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो है भाई। सामाजिक एकता बंधुता को बढ़ावा देना, ये भी है। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना, उसे बढ़ावा देना, ये भी है। तो फिर ये नहीं होगा। सैन्य अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताबों का उन्मूलन, ये नहीं होगा भैया। ठीक है। आगे, खालिस्तान रिट उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। तो कौन सी रिट, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है? जल्दी से बता दीजिए, हम आपको ऑप्शन देते हैं, जल्दी बताएं, ABC या D? तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा C, प्रतिषेध। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ जो न्यायालय को तब जारी करता है जब अधीनस्थ न्यायालय के अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर निर्णय देती हैं। आगे, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित करके कम कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि सजा को भी कम कर दें, तो वह जल्दी से बता दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ए लघुकरण, लघु मतलब कम करना, ठीक है, तो ये उनका अधिकार है। एक शिक्षक शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के, ये पेडागोजी संबंधित है, शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते हैं। वे निम्न में से क्या करेंगे? शिक्षक या शिक्षिका हैं और क्या कर रहे हैं? एकीकृत उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दें तो इसका आपको बताएं सही उत्तर जो हो जाएगा, पहले नंबर पर दिख रहा है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण अलग अलग, नहीं, दूसरा दिख रहा है भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग ना पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे। बिल्कुल यही इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, समेकित रूप से पढ़ाएंगे, इनको अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। अंतिम देख लें पर्यावरण का, ठीक है, इसके बाद हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, लाइक जरूर करना, अभी तक लाइक ना किया हो तो। हम इतनी मेहनत करते हैं, 5-5 वीडियो बना रहे हैं एक वीडियो के निमित्त से, तो अब आपका भी कर्तव्य है कि लाइक और शेयर जरूर करें आगे। प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? तो आपको बता दें, वो सीधे सीधे हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, यही हैं। हमें उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, आगे निरंतर ऐसे प्रश्न ला रहे हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप चिंता ना करें, जानकारी मिलेगी, आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं अपने अगले विषय पर। दोस्तों, पर्यावरण के प्रश्नों के बाद हम गणित के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, क्योंकि लगभग 15 नंबर की पेडागोजी आती है, और आपने यदि पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लिया तो ये तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। बाकी जो सामान्य क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम पेडागोजी के प्रश्न ले रहे हैं, आगे के जो हम महाअभ्यास के वीडियो लाएंगे उनमें पूरे टोटल वैसे भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो अभी हम पेडागोजी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, मैथ की पेडागोजी। किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ना है। 21 में अपन करते हैं, तो इसको करते हैं इकाई योजना विधि में, ठीक है। कितने दिन में पढ़ना है, कोई कोर्स है तो कितने उसमें पीरियड होना चाहिए, कितने कालांश होना चाहिए, पीरियड मतलब कालांश, ठीक है, और कितने दिन उसमें होना चाहिए। पूरा अध्याय उसमें किसमें किया जाता है? इकाई योजना में। और भी हमारे इसके पार्ट आ चुके हैं, यदि आपने ना देखे हो तो पिछले वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मैथ की पेडागोजी की क्लासें हैं, और ऐसे अभ्यास प्रश्न पत्र भी आप उसमें देख सकते हैं। चले, आगम विधि का एक प्रमुख दोष है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है, क्या है कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें ज्ञानार्जन कैसे होता है? बहुत धीमी। क्यों? क्योंकि इसमें पहले उदाहरण होते, तो बहुत सारे उदाहरण देते रहे, फिर नियम को समझाएं तो टाइम लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये दोष है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये तो सही कथन है, ये गलत नहीं। यह रटने की विधि बिल्कुल है। तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ये इसका क्या है? गलत है। ये उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत तथ्य है, ठीक है। इसमें बस समय शक्ति दोनों कम लगते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें 3 फैक्ट सही है कि संश्लेषण विधि में क्या है? वैज्ञानिक विधि है, रटने की विधि है, और समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके एक गुण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तर्क प्रधान विधि कौन सी होती है? विश्लेषण विधि। इनमें जो दी हैं उनमें से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। पेपर के पहले एक हम आपको टेस्ट सीरीज भी इनकी लेकर के आएंगे, जबरदस्त वो टेस्ट रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है किस विधि पर? चलिए आप बताइए। निगमन, आगमन, प्रोजेक्ट या ह्यूरिस्टिक? तो होता है ह्यूरिस्टिक विधि पर। किस पर? ह्यूरिस्टिक विधि पर। आपको बता दें, इस विधि का दूसरा नाम खोज विधि भी है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? खोज विधि, ठीक है। तो बालक इसमें क्या होता है ना, बताना कम पड़ता है, स्वयं की सोच, उन्हें स्वयं खोज करना पड़ता है, ठीक है। तो स्वयं की सोच अधिक रहती है ह्यूरिस्टिक विधि में। और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? प्रायोजना विधि का क्रियाशीलता तो है, वास्तविकता है, उपयोगिता है, मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। तो प्रायोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रियाशीलता, वास्तविकता और उपयोगिता, ये 3 हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है। यदि अपन एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2-3 फैक्ट और पता चलते हैं, ठीक है। आगे,
गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्रायोगिक कार्यों हेतु गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक लेते हैं, प्रस्तावना हेतु लेते हैं, उदाहरण एवं चित्रों के बनाने के लिए, उनको समझने के लिए। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इसी तरह के आपके गणित की पेडागोजी के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक लेकर के आए हैं। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाके उनको देख लें, एक भी वीडियो आपका ना छूटे। और भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार हमारे उस पर वीडियो पड़े हैं। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम आता है वह है, ऐसा पूछा जाता है। तो जिस विधि में पहले उदाहरण आए बाद में नियम आए, ये उत्तर यहाँ पर गलत हो गया है, आपको बता दें। जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम आए, आगमन विधि होती है। ठीक है, यहाँ पे गलत है, इसको सुधार लें। चलिए आगे देखें। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं किससे? मूलभूत क्रियाओं से। मूलभूत क्रियाओं से रखती हैं संबंध। आगे, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। जब रेखा गणित का शिक्षण की आकृतियों का शिक्षण करते हैं, सबसे पहले प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? कौशलात्मक, उनके कौशलात्मक होता है, कौशल का विकास हो। ठीक है, और देखें, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित होती है। वेरी वेरी आई, कई हमने देखा टेट एग्जामों में और एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सी विधि है जिसमें देखो सुनो समझो? तो वह है प्रदर्शन विधि। जब प्रदर्शन होता है कोई चीज का, उसको पहले देखो, सुनते भी जाओ, उसको फिर समझो वह चीज क्या है। तो देखो सुनो समझो वह किसमें है? प्रदर्शन विधि में। और देखें, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसको जाता है? सिम्पसन को, सिम्पसन को। ठीक है, आगे देखें, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? ऐसे भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, इनके जो सिद्धांत बताने वाले हैं गणित शिक्षण, उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसका है? ब्लूम का। इनका तो गणित शिक्षण में बड़ा वो आता है। ठीक है, और देखें, ब्लूम, करथवाल व मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? कौन से पे? भावनात्मक। याद रखिएगा, ब्लूम ने, करथवाल जी ने और मसीहा जी ने भावनात्मक शिक्षण उद्देश्यों पर मिलकर के बहुत कार्य किया है। अगला देखें, आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है, क्या हो सकता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ठीक है, ये क्या है? टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ है। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना है? ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा सबसे उच्च उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन, ये मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे भी हम इसको पढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे, 10 लगभग पार्ट रहेंगे, आपको लगभग 200 क्वेश्चन बताएंगे। उन 200 में से आप यदि पढ़ लेंगे तो बहुत सा एक आत्मविश्वास आपको गणित को लेकर के जगेगा, पेडागोजी को। और देखिए, गणित की भी कक्षाएं हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, कुछ कुछ होती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? बालक में जो स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से? तो प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी रह सकती है। और देखें, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? किस आधार पर? व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? फिल्म स्ट्रिप होती है, इसमें साधारणतः कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम होते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। और देखें, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री क्या होनी चाहिए? त्रिभुज बनाना है तो आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? तो देखो क्या क्या है। एक तो कंपास होना चाहिए बच्चे के पास। ठीक है, पैमाना होना चाहिए जिससे वो लाइन सीधी खींच चुके, और पेंसिल, क्योंकि बनाएंगे तो भाई पेंसिल से ही। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों पर, जो कि आपके टेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। वो भी हम प्रश्न छाट करके ले आए हैं, तो हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके बाद संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के प्रश्न हैं। सबसे पहले है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में आपको विशेषण बताना है कि कौन सा है। तो आपको बता दें, नीला क्या है? संख्या तो है नहीं, परिमाण भी नहीं है, एक प्रकार का छोटा बड़ा होता है परिमाण, और सार्वनामिक भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
गुणवाचक हो जाएगा। अब ये देख लिया करें 3 कौन से नहीं हैं। आप हमारे वीडियो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट जितने भी अभी तक हम लेकर के आए हैं, तो आपको ये हम जरूर बताते 3 क्यों नहीं, जिससे चौथा आपका परफेक्ट आंसर हो जाए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ स्वर है, ऊ है, ए भी है, या नहीं है, या व्यंजन है। ठीक है, चाचा जाझा या चा वर्ग का वर्ण है। रमा प्लस ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो हम पहले ही बता चुके कि हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर संधि की पूरी बहुत अच्छी ट्रिक है और कई सारे प्रश्न भी हैं अलग से। तो जिनको देखना हो तो जाके यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और पूरी संधि को ट्रिक के साथ पढ़ भी सकते हैं। देखें, तो रमा धन ईस हमने ट्रिक में बताया था कि ऊपर एक मात्रा हो, चाहे वह एक ही हो चाहे वह ओ की मात्रा हो, गुण संधि होगी। ठीक है, एक मात्रा आपको किसी शब्द में दिख जाए, देखना आप, जैसे रमेश है यहाँ पे, महेश होता तो भी गुण संधि होती, जिनेश होता, गणेश होता, कोई भी शब्द होता एक मात्रा वाला, गुण संधि। वृद्धि में दिखती हैं 2 मात्राएं, जैसे महोषधि, महोश्चर्य, ठीक है, मतैक, ऐसे। तो गुण में एक मात्रा, ऐसी ट्रिक है हमने पूरी बताई है यार की, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे अपन ने कहा वह दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है, तो तेज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ये क्या क्रिया की विशेषता बतला रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची पुष्कर तो है नहीं, तालाब का है, कूल भी नहीं है, जलधि भी समुद्र का होता है, तालाब इसमें हो जाएगा, हाँ उर्मी हो जाएगा। ठीक है, उर्मी दिया है चौथे नंबर पे, उर्मी मतलब तरंग हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लो अभी हमने बताया था, जो क्रिया की विशेषता बतलाएं वो क्या है, क्रिया विशेषण। कमेंट में आप दोस्तों उत्तर बताते जाइए, हमारे बताने से पहले आपका कमेंट में उत्तर आ जाए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक मतलब जो कर्म से सहित क्रिया होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो कर्म से सहित क्रिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वह है बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गए, कर्ता हो गए, और छत पर क्या उड़ा रहे हैं, पतंग। ठीक है, पतंग क्या हो गए यहाँ पर, कर्म हो गया, और उड़ा रहे हैं क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, पतंग कर्म है, उड़ाना क्रिया है, और बच्चे कर्ता हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह के रूप में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि योजक चिन्ह के रूप में अपन इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे बीच में लगा देते ना, योजक वही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? पूर्ण नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो पार्थ खेल रहा है, मतलब ये पूर्ण नहीं हुआ है वर्तमान, अभी कंटिन्यू में चल रहा है। तो पार्थ खेल रहा है क्या है, अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। ठीक है, जो इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं ना, वो अपूर्ण वर्तमान है इसमें। ठीक है, एक प्रकार से अभी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन पूरा हो जाएगा, ये पक्का है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ये वाक्य से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं दोस्तों। तो संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मतलब संदिग्ध मतलब संदेह हो पहले में, जैसे मैंने निबंध लिखा है तो फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने निबंध लिखा है तो फाइनल है। मैं निबंध लिखा होगा, हाँ मैंने निबंध लिखा होगा, कोई उन्हें वो नहीं हो रहा, संदिग्ध है कि हाँ भाई लिखा होगा मैंने पहले, और भूत की बात है इसलिए। ठीक है, तो सी ठीक हो जाएगा। कमेंट में उत्तर बताते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बतलाना है। जैसे झूठ है, तो झूठ शब्द के पर्यायवाची आपको बतला दें कि कौन कौन से होते हैं। तो मिथ्या तो होते ही हैं झूठ मतलब, मृषा भी होता है, मृषा मतलब झूठ, असत्य वचन को भी झूठ ही कहते हैं, तो असत्य भी है। हाँ, वचन जो है, वचन मतलब सामान्य वाणी है, बोलना है, इसलिए वचन पर्यायवाची नहीं है झूठ का। बाकी 3 इसमें पर्यायवाची हैं। ठीक है, टेढ़ा, टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, बतलाना है। तो टेला का वक्र तो होता है, अपन कहते वक्र आदमी कठोर, टेढ़ा
कुटिल भी और बंक भी। घूमा नहीं है, घूमा नहीं होगा, बाकी 3 हो जाएंगे टेढ़ा शब्द के। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विलोम, विलोम शब्द चुनना है जो बिल्कुल सर्वोत्तम इस शब्द के लिए, अल्प शब्द के लिए है। ठीक है, अल्प मतलब होता है मतलब कम, तो अल्प के लिए सर्वोत्तम चुनना है। सर्वोत्तम में बहु, ठीक है, तो ऐसे बहुत नहीं बोलना है। ठीक है, अल्प मतलब बहु, बस कम शब्दों में काम होना चाहिए। उषा, ठीक है, उषा, उषा मतलब होता है प्रातः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संध्या। उषा काल होता है, एक संध्या काल होता है। शाम, कई लोग बोलेंगे शाम भी तो वही बात है, नहीं भैया, उषा यदि बोल रहे हैं तो यहाँ संध्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने ऊपर लिख दिया कि सर्वोत्तम, इसका मतलब क्या, बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल उसी से जैसा शब्द है वैसे ही, उसी में। तत्सम है तो बिल्कुल तत्समय में निकाल दीजिए, मतलब ये कहने का मतलब है इनका पर्यायवाची विलोम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक नहीं है? अब नहीं बताना, जैसे अंबर का क्या नहीं है, ठीक है, समानार्थक शब्द नहीं है। अंबर का आकाश तो है, ठीक है। अंबु मतलब क्या होता है, जल, तो जो उसके धारण करता है अंबर। कपास, अंबर का एक कपास भी अर्थ होता है। वस्त्र तो होता ही है, सबको पता। हाँ, धातु नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, धातु। ये नहीं है, बाकी 3 हैं। ध्रुव शब्द का आपको बतलाना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बता दें दोस्तों। ध्रुव दृढ़ होता है, स्थिर होता है, अचल जो चल नहीं सकता, ठीक है, ध्रुव वो होता है, तो 3 तो हैं। हाँ, सूरज नहीं है, सूरज इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद है। कौन सा सर्वनाम का भेद है, जल्दी से बता दें। वहां कौन खड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको सर्वनाम आना चाहिए इसके लिए। तो अब कौन है, कौन कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पता ही नहीं, पुरुषवाचक भी हो सकता है, स्त्री भी खड़ी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है भैया, कौन है, प्रश्न हो रहा है। ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में, अलंकार बताइए, जल्दी से बता दें कौन सा अलंकार है। तो आपको बता दें, ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से बोले कि मैं आपको ऐसे साथ में ले जा रहा हूँ जैसे कनक ज्यों भिक्षुक, जैसे कनक कैसे ले जाता है अपनी भिक्षा, कनक जो होती है, कनक के 2 अर्थ हैं, एक सोना भी होता है आपको पता होगा, और एक कनक आटा भी होता है। तो कनक ज्यों भिक्षुक, जैसे भिक्षुक के आटे को ले जाता है, को लेकर स्वर्ण झनक, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ एक संभावना झलक रही कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लिया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर हो जाता है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा, बी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण, जल्दी से बता दें कि अपहरण में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अपहरण में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अप में हरण लग गया। बुराई में लगा प्रत्यय क्या है, बताइए। बुराई, जल्दी से बता दीजिए। बुराई शब्द में प्रत्यय आपको बता दें, आई प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, आई। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास हमने आपको पढ़ाई थी, समास की ट्रिक पढ़ाई थी अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में वीडियो भी है, आप तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, जा करके जरूर देख लें। तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है, वही प्रधान होता है। तो जैसे प्रति, प्रथम पद अव्यय है, ठीक है। यथा भी अव्यय है, प्रति अव्यय बता दिए। तो आय और व्यय ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, बाकी 3 जो है वह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो यहाँ पूछा गया कि अव्ययी भाव समास नहीं है, तो आय और व्यय में नहीं है, बाकी 3 में है, ठीक है दोस्तों। और देखें, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या हो जाएगा, तो सा एक प्रकार से क्या है यहाँ पर वाचक शब्द है कि दीप सा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, उसके लिए क्या कहते हैं, इंद्रियों की पहुंच से बाहर मतलब अतीन्द्रिय, ठीक है। ऐसे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप बतलाना है। अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, तो
ये उति है, ये तो उति है, अति सयोक्ति है, ये सयोक्ति है, सा पूरा होता है, याद रखिएगा। तो ए उत्तर इसका ठीक हो जाएगा, बाकी 3 गलत हैं। आगे, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विक्षित होगा। जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि होगा, तो आप ये भी बता दें कौन सी संधि है। तो आपको बता दें कि इसका जो संधि विक्षित हुआ है, ई के बाद आ रहा है एक प्रकार से, तो ई को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो वाण्योचित हो जाएगा, यण संधि। ठीक है, वाण्योचित हो जाएगा यण संधि में। हमने बताया था या के पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो आपको क्या कौन सी संधि लगानी है, यण संधि ट्रिक भी बताई थी, यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं वाण्योचित। वाणी प्लस औचित, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, औ आ रहा है एक प्रकार से, तो इस प्रकार। चलिए अब 30 महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। संस्कृत के 30 प्रश्नों के अंतर्गत देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखें, इसके पहले जो 30 प्रश्न थे वो हम चर्चा कर चुके थे, अलग से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF बनाई है जो पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे क्रम से हर वीडियो में जो 150 प्रश्नों का अपन महाअभ्यास ला रहे हैं, उनमें हम संस्कृत के लाते जाएंगे। देखिए, ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है, ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आपको बताने कि ज्ञाने शब्द जो है वह सप्तमी विभक्ति में बनेगा। ठीक है, आगे कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाइएगा हमारे बताने से पहले। एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद होते हैं। सर्वनाम शब्द है, उसके सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद होते हैं, जल्दी से आप बता दीजिए। तो आपको बता दें कि उसमें जो पद होंगे वह होंगे 21, 7 21। यहाँ पर ने डी गलत दे दिया है, आप सुधार लीजिएगा। पच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप कौन सा होगा, कौन सा होगा भैया, पच धातु लिट लकार। लिट लकार जो है भविष्य काल में चलता है। ठीक है, और पच धातु का आपको बतलाना है, तो आपको बताना इसका बनेगा पक्ष्यंती। क्या बनेगा, पक्ष्यंती। ठीक है, तो पक्ष्यंती बनता है। आगे देखें, बस धातु में तिप प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनता है। ठीक है, बस धातु है और उसमें तिप प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें बनेगा बसती। ठीक है, आगे देखें, शक्ति शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनता है। ये कई बार मैंने देखा पूछा जाता है, तो आपको बता दें शक्ति में जो मतु प्रत्यय जो हम जोड़ देते हैं तो रूप जो बन कर के आता है वह है शक्तिमत। ठीक है, आगे रूपवती। ठीक है, शब्द है, उसमें प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है। ठीक है, कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है। तो रूपवत धन गीप प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, रूपवती बनता है। स्त्री प्रत्यय है गीप। ठीक है, तो रूपवत प्लस गीप से रूपवती बन जाएगा। आगे देखें, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है, जल्दी से बता दें। भाषा का प्रयोग तो आपको बता दें 2 रूपों में होता है भाषा का प्रयोग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे मोचय धन अनेन में क्या संधि है। संधि के लिए आपको बता दें कि हमने अपने YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी पर बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ संस्कृत की संधि पढ़ाई हैं। आपने ना देखी हो तो ज़रूर देख लें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे वाले कोई भी संस्कृत के वीडियो हम पढ़ा रहे हैं तो वो ना छूटे। क्योंकि संस्कृत की पूरी व्याकरण, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, विलोम हो, कारक हो, विभक्ति हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, हर चीज़ हम बहुत सी पढ़ा चुके हो, बहुत से वीडियो लाते रहते हैं। तो आप यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और हमारे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाके देखें, जिससे आपको सभी वीडियो आप देख सकें। संधि की ट्रिक हम पहले भी बता चुके हैं, तो अभी तो सीधे उदाहरण में आपको सीधा बतलाते हैं। तो 39 में आपको सही बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा
मोचय धन अनेन, तो आपको बता दें यहाँ पे या में आ है और यहाँ आ है, तो आ और आ मिलकर के बड़ा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत, तो मोचयानेन हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको ट्रिक में बताया था कि बीच में बड़ा आ दिखे या बड़ी ई दिखे ऐसे लगा लेना, और यहाँ पर तोड़ने पर भी प्लस के इस तरफ भी आ है, प्लस के इस तरफ भी समान वर्ण है, तो आकाश सवर्ण दीर्घ शब्द से दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखें, बिना शब्द की योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं? बिना विभक्ति हमने पढ़ाई है, तो अलग अलग इसके सूत्र हैं। तो बिना शब्द के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको बता दें द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये 3 विभक्तियां बिना शब्द के योग में होती हैं। डी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। आपको कमेंट स्पीड से करना है हमारे बताने से पहले। कौन सा संख्या शब्द सदा द्विवचन में रहता है? ठीक है, कौन सा संख्या शब्द हमेशा द्विवचन में रहता है? तो जो द्विवचन में रहेगा वो द्वि तो रहेगा, त्रि तो बहुवचन में आ जाए, चतुर भी बहुवचन में, एक वचन में, इसलिए। आगे है, क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? जल्दी बता दें, क्रमवाचक शब्द बनाने तो पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय? तमाह प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है, तमाह। आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति है? कई बार पूछी गई, मैंने देखा है। तो आत्मना शब्द क्या है? प्रथमा विभक्ति, आत्मा शब्द का प्रथमा। आगे देखें, त्वम शब्द रूप पद किस शब्द से निष्पन्न हुआ है? त्वम। ठीक है, आपने अस्मद अस्मद युष्मद के आप रूप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। तो युष्मद में से क्या निकला है? तुम। ठीक है, तुम। अहम वगैरह पूछ लें तो अस्मद में से, ऐसे याद रखिएगा। युष्मद मतलब होता है तुम। ठीक है, ऐसे। आगे देखें, अहसन क्रियापद में कौन सा वचन है? जल्दी से बता दीजिए, अहसन में कौन सा वचन है क्रियापद में? हाँ दोस्तों, कौन बताता है सबसे पहले सही उत्तर? तो आपको बता दें कि अहसन शब्द में बहुवचन है। ठीक है, आ उपसर्ग दा धातु लिप प्रत्यय जोड़ने पर, ये समझ जाइएगा, आ उपसर्ग दा धातु लिप प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बन जाएगा? तो आपको बता दें, वह बन जाएगा आदाय। क्या बन जाएगा? आदाय। लिप में से या बचेगा केवल, बाकी आप मिला दीजिए। ऐतिहासिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय है, कई बार पूछा गया है। ऐतिहासिक में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें कि इतिहास में इतिहास शब्द है और ढक प्रत्यय है। ठीक है, इतिहास शब्द में ढक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? ऐतिहासिक बनता है, याद रखिएगा। पाठक में टाप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? पाठक में टाप प्रत्यय यदि आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तो बनेगा पाठिका। ठीक है, आगे, किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? भाषा को लिखते हैं तो जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं भाई क्या कहलाते हैं? भाई लिपि। ठीक है, अब एक कमेंट में उत्तर आप बता दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, ये उत्तर आप बताइए, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। चलें आगे देखें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि वह ऊष् वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से ऊष् वर्ण? सा और हा। ठीक है, हमारे संस्कृत के जो प्रश्नोत्तर के वीडियो हैं वो देख लेना, तो उनमें विस्तार से हमने बताया बीच बीच में। वर्ष सतही प्लस अपी में संधि होगी। संधि में तो गड़बड़ करनी नहीं चाहिए, जिसने हमारे इससे पढ़ ली है चैनल से संधि। तो आपको बता दें, वर्ष सतही प्लस अपी, तो विसर्ग का हो जाएगा रा, तो बन जाएगा वर्ष सतैरपी। ठीक है, विसर्ग है ना, इसका रा हो जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। आगे, छात्रः पुस्तक पठति, इस वाक्य पुस्तकम होना चाहिए, पुस्तक हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, पुस्तकम होना चाहिए, द्वितीय होगा क्योंकि कर्म है। तो छात्रः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में कर्म क्या है? अब चूंकि हम ही ने बता दिया है भाई क्या है कर्म, पुस्तकम होना चाहिए, बिंदी नहीं रखी या माँ लिख देते का के बाद। ठीक है, तो पुस्तकम इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कर्म में द्वितीय होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पुस्तकम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा।
जैसे छात्र यहाँ पर कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। याद रखिएगा इस प्रकार से। 95 का संस्कृत शब्द है, क्या बोलेंगे भाई 95, 95 के लिए संस्कृत में तो आपको बता दें पंचनवति। ठीक है, संस्कृत की संख्या हमने पढ़ाई ही ट्रिक के साथ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके संस्कृत वाली में देख लें, या वीडियो में साधारण देख लें, या कोई भी आपको वीडियो देखना हो तो ऐसे सर्च कीजिएगा टॉप 50 स्टडी, अपन ने लिख दिया टॉप 50 स्टडी संधि, टॉप 50 स्टडी समास, टॉप 50 स्टडी संख्या, तो भी आपको सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे लिख दिया करें सर्च में। क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? क्रमवाचक शब्द बनाना पहले ही बता चुके, तम प्रत्यय। ठीक है, स्त्रीलिंग में पूछा, अरे मैंने जल्दबाजी कर दी भाई, तम ही बनेगा, उसमें तम जोड़ा था पुल्लिंग में। ठीक है, तो यहाँ में तम ही हो जाएगा। स्त्रीलिंग में पूछे, ये जल्दबाजी कई बार हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, आप लोग भी जल्दबाजी में करके उत्तर लगा के आ जाते, बाद में पता चलता है जल्दबाजी में लगा दिया, तो वो याद हो गई। कर्तरे शब्द में कौन सी विभक्ति है? जल्दी से बता दें, कर्तरे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो कर्तरे ये बनेगा चतुर्थी में। आगे, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा, वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो वीडियो को लाइक कर दो तुरंत, अभी आप एक बार लाइक पर क्लिक कर दें, इससे आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहें। स्थास्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? स्थास्यति में तो आपको बता दें लिट लकार है। ठीक है, जिन दोस्तों को संस्कृत में प्रॉब्लम आती है उन तक वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें। गेई धन तबतु में जोड़ने पर क्या बनता है? जल्दी से बता दें, तो वह बनेगा गीतवान। स्थूल में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा रूप बनता है? स्थूल में त्वा जोड़ देंगे तो आपको बता दें स्थूलत्वम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें, कनिष्ठा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? कनिष्ठा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने पिछले वीडियो ना देखे हों, 150 प्रश्न वाले हमारे जो महाअभ्यास चैनल पर अपलोड हैं, तो प्लेलिस्ट है प्राथमिक शिक्षा के 150 प्रश्न, उस वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। और आगे अब आपको टेंशन है नहीं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख ही सकते हैं आगे जो आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कनिष्ठा में जो है वह है कनिष्ठ प्लस टाप प्रत्यय, इससे मिलकर के क्या बन जाएगा? कनिष्ठा। ठीक है, टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय होता है, कनिष्ठ शब्द है। इस प्रकार से ये हमने 30 प्रश्न यहाँ पर संस्कृत के ले लिए। अगले वीडियो में हम पुनः ऐसी चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जरूर आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट लगा करके जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न हम छांट करके ला रहे हैं, अब आपका कर्तव्य है कि उनको याद करें, समझें और ऐसी तैयारी करें जो आपको सफलता दिला जाए। थोड़ी सी मेहनत आपको एक अच्छी जॉब दिला सकती है, तो दोस्तों वो मेहनत अभी कर लें और सफलता प्राप्त कर लें। सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।